जंतुओं में हम लोग देखें कि प्रतिचार एवं रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। तो हर जो चैप्टर का पार्ट हम पढ़ेंगे तो लास्ट में बोर्ड की जो क्वेश्चन है उसके लास्ट में हम देंगे। तो हार्मोन वाला जो हमने पढ़ाया है तो हार्मोन का जितना 2017 से लेकर 2020 तक 17, 18, 19, 20 4 साल का तो बहुविकल्पी प्रश्न या बड़े वाले प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न सब उसको एक हम पेज पर बना करके क्वेश्चन को और उसको व्हाट्सएप पर डाल देंगे। तो वो आप देख लीजिएगा, आसानी से उसको सुविधा मिलेगी हर पार्ट का। जैसे हार्मोन का हमने पढ़ा है तो हार्मोन का क्वेश्चन दे देंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे जंतुओं में रासायनिक समन्वय हमने पढ़ा प्रतिचार। यहाँ पढ़ेंगे जंतुओं में प्रतिचार अनुक्रिया एवं भौतिक समन्वय तंत्रिका तंत्र, ये बात पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र बहुकोशिकीय जंतु उसमें विभिन्न कार्यों को करने के लिए वातावरण के परिवर्तनों की अनुभूति के लिए विभिन्न अंगों में समन्वय सामंजस्य स्थापित करने के लिए विशेष तंत्र होता है जिसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। रिस्पॉन्स एंड फिजिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल नर्वस सिस्टम। यह तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, पहली बार पढ़ेंगे। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, दो काम हो रहा है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा विभिन्न कार्यों का नियंत्रण कंट्रोल हो रहा है और विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जा रहा है, दो चीज। अब यहाँ उदाहरण हम दें, जैसे हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं तो पैरों की मांसपेशियां, ये सिलेबस के अनुसार उदाहरण देना है। सिलेबस पहले उसको देख लो, शुरू में हर जो चैप्टर का पार्ट पढ़ाया जाए तो उसके सिलेबस को कंसल्ट कीजिए। सिलेबस के अनुसार ही एक एक शब्दों को उसमें बड़ा एक्सप्लेन करके सिलेबस दिया, सिलेबस के अनुसार ही बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे। पूरे सिलेबस की जानकारी में हम जो पढ़ाएंगे वो सिलेबस के अनुसार ही बताएंगे। तो तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय पहली बार यहाँ पढ़ेंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे चलते समय, दौड़ते समय जब हम चलते हैं तो पैर हमारे चलते हैं तो काम करना पड़ता है, पैर की मांसपेशियों को काम करना पड़ता है। तो जब हम तेज चलते हैं तो श्वसन क्रिया की दर भी बढ़ जाती है, क्योंकि कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और अधिक ऊर्जा के लिए भोजन का अधिक से अधिक ऑक्सीकरण होना चाहिए। भोजन का अधिक से अधिक ऑक्सीकरण करने के लिए अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, अंदर लेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ेंगे। तो यह सूचना जो है, इसको करने के लिए ब्रेन के जो न्यूरॉन हैं वहाँ से आदेश दिया जाता है विभिन्न अंगों को कार्य करने के लिए। वहाँ से सूचनाएं जाती हैं तंत्रिकाओं के माध्यम से और वो अंग हमारा काम करता है। तो देखो यहाँ बात समझो, तंत्रिकीय नियंत्रण, तंत्रिकाओं के द्वारा उसका नियंत्रण किया जा रहा है। श्वसन क्रिया की दर बढ़ जा रही है, हमारी पेशियों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, यहाँ से दिया जा रहा है तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण शुरू हो जा रहा है, उसका वहाँ से संचालन किया जा रहा है। और इस प्रकार हम चलते समय हमारे जैसे हम दाहिना पैर निकाले तो बायां हाथ आगे बढ़ा, बायां पैर निकाले तो दाहिना हाथ आगे बढ़ा, ये नियंत्रण हो रहा है। कोऑर्डिनेशन विभिन्न अंगों का सामंजस्य समन्वय बन रहा है, ये पूरा निकलता है। दूसरा है तंत्रिका पथ। तंत्रिका पथ मानिए नर्वस पाथवे। नर्वस पाथवे का मतलब पहले ग्राही अंग है जहाँ से संवेदना ग्रहण की जाती है, ग्राही अंगों से। तो ग्राही अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है और ग्रहण करके उसको संवेदी न्यूरॉन के द्वारा, संवेदी न्यूरॉन जो तंत्रिका तंत्र की इकाई अभी हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन का चित्र यहाँ बनाया हुआ पहले से। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। तो संवेदी न्यूरॉन ग्राही अंगों से संवेदनाओं यानी उद्दीपन को ग्रहण करके और उसको ले आता है तंत्रिका केंद्र, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड, उसको नर्व सेंटर हम कहेंगे, वहाँ ले आता है। और वहाँ से फिर चालक न्यूरॉन उसको आदेश के रूप में, वहाँ से आदेश आएगा मैंने ब्रेन से अथवा स्पाइनल कार्ड, मेरुदंड जो रीढ़ की हड्डी के अंदर रीढ़ जो है, उन दोनों से वहाँ से आदेश जो आएगा उसको मोटर न्यूरॉन प्रभावी अंग तक ले जाएगा। यहाँ उदाहरण थोड़ा सा हम जाने। अब देखो जैसे ग्राही अंग, इसका तंत्रिका पथ, न्यूरल पाथवे की बात कर रहे हैं। रिसेप्टर, इसको हम कहेंगे रिसेप्टर। ग्राही को क्या कहेंगे? रिसेप्टर। रिसेप्टर जैसे हमको त्वचा है, त्वचा में मान लो पिन चुभ गई, एक उदाहरण घंटे त्वचा में पिन चुभ गई तो उसकी पीड़ा जो हुई तो उस पीड़ा को संवेदी न्यूरॉन त्वचा से ग्रहण करके ब्रेन या स्पाइनल कार्ड में ले आएगा। वहाँ से चालक न्यूरॉन प्रभावी अंग पर ले जाएगा। प्रभावी अंग विशेष करके
ग्रंथियां और पेशियां होती हैं। मसल्स और ग्लैंड्स, ये दो प्रभावी अंग हैं, इफेक्टर। जब वहाँ ले जाएंगे तो ये झटके से पेशियों में जाएगा, पेशियों में जाएगा, झटके से हाथ हट जाएगा। यहाँ अगर हम उदाहरण देते हैं, रिसेप्टर माने ग्राही अंग। ग्राही अंग ये तंत्रिका पथ बना रहे हैं, न्यूरल पाथवे। ग्राही अंग से संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन लेकर के आ रहा है इसको तंत्रिका केंद्र, तंत्रिका केंद्र नर्व सेंटर है, तंत्रिका केंद्र है। तंत्रिका केंद्र से चालक न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन उसको आदेश लेके आएगा, आदेश। और चालक न्यूरॉन कहाँ आएगा? प्रभावी अंग पर आएगा। प्रभावी अंग, इफेक्टर इसको कहते हैं, इफेक्टर। इसमें पता ग्रंथियां और पेशियां हो सकते हैं, इफेक्टर। अब इसी को हम एक उदाहरण, जो हमारे सिलेबस में उदाहरण दिया गया, जो सिलेबस का उदाहरण मैं बता रहा हूँ, जो दिया गया, जैसे हम घर के अंदर हैं, कोई हमारे दरवाजे की कॉल बेल घंटी बजाए, तो घंटी का बजाना एक उद्दीपन हुआ। घंटी का बजाना वहां से उद्दीपन आ रहा है, जैसे पिन का चुभना एक उद्दीपन है। तो ग्राही अंग हमारी त्वचा है जो ग्रहण करे उस उद्दीपन को। तो घंटी का बजाना स्टिमुलस हुआ, उद्दीपन हुआ। उस घंटी को बजाने को कौन ग्रहण करेगा? कान, इंद्रियां, रिसेप्टर माने ज्ञानेंद्रियों को हम ग्राही अंग कहते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब विभिन्न उद्दीपनों को, कोई गंध के उद्दीपन को, कोई टेस्ट के उद्दीपन को, कोई स्पर्श, ताप, दाब, पीड़ा के उद्दीपन को, कोई प्रकाश के उद्दीपन को वहाँ ग्रहण कर रही, कोई ध्वनि के उद्दीपन को कर रहा है, कोई गंध के उद्दीपन को, स्वाद को, ये उद्दीपन ग्रहण करते हैं। तो घंटी बजी, तो घंटी बजी तो घंटी का बजना क्या हुआ? उद्दीपन हुआ। उद्दीपन को ग्राही अंग ग्रहण कराते हैं, रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारा कान है। अब कान से यहाँ से ऑडिटरी नर्व, ऑडिटरी माने श्रवण तंत्रिका, श्रवण जो सुनने की तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका लेकर के उसको चलेगी वहाँ से और लेके आएगी हमारे ब्रेन के हियरिंग सेंटर में। ब्रेन में हियरिंग सेंटर है, माने सुनने का केंद्र हमारे, तो ब्रेन में लेके आई तो वो क्या? तंत्रिका केंद्र। संवेदी न्यूरॉन लेके आया क्या? उस गुण को, तंत्रिका केंद्र। तंत्रिका अब यहाँ से, अब ब्रेन से आदेश चालक न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन लेकर के जा रहा है। कहाँ जाएगा? प्रभावी अंग, हाथ की पेशी में। हाथ का पेशी हमारा पेशी है, प्रभावी अंग। और झटके से हम उसको सुने और क्या करके हमने दरवाजा को खोल दिया, ये इफेक्ट पड़ गया। इस तरह से तंत्रिका पथ स्थापित होता है, तंत्रिका पथ। अब यहाँ देखेंगे तीसरी चीज, हमने अभी पढ़ा हार्मोन। हार्मोन और तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र, इसके कार्यों में किस तरह से अंतर है? एक तरफ यहाँ होगा तंत्रिका तंत्र के कार्य और एक तरफ होगा हार्मोन। अभी हम पढ़े, लाइन से पढ़ेंगे सिस्टमेटिकली। तंत्रिका तंत्र, यह इसकी क्रिया जो तीव्र गति से होती है, अपेक्षा की हार्मोन की क्रिया मंद गति से होती है। दूसरा है, तंत्रिका में संवेदनाओं का जो स्थानांतरण होता है वह विद्युत रासायनिक रूप में, जैसे आगे हम पढ़ेंगे सिनेप्स पर संवेदनाओं का आदान प्रदान होगा, तो विद्युत रासायनिक रूप में उसका स्थानांतरण होगा। और हार्मोन का केमिकल मैसेंजर, रासायनिक दूत के रूप में पहुंचाया जाएगा। तंत्रिका तंत्र का एक क्रियाशीलता के पश्चात नष्ट नहीं होता। इसके अवयव जो कुछ हैं तंत्रिका तंत्र के, उसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन हमने बताया था कि हार्मोन क्रिया के पश्चात तुरंत नष्ट हो जाते हैं, क्रिया के पश्चात नष्ट हो जाते हैं। तंत्रिका तंत्र का पथ जो होता है, जिसे हमने पथ में बताया, नर्वस पाथवे। तो तंत्रिका तंत्र का जो रास्ता होता है एकदम एक सीधे पथ में चलता है। जैसे ग्राही अंग से संवेदी न्यूरॉन लिया तो नर्व केंद्र गया, माने तंत्रिका केंद्र जो है उसका केंद्र में गया, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, वहाँ से चालक न्यूरॉन आदेश को लिया, प्रभावी होते एक निश्चित पथ बनता है जिसको हम तंत्रिकीय पथ या उसको हम कह सकते हैं न्यूरल पाथवे, नर्वस पाथवे। लेकिन यह रक्त के द्वारा विभिन्न भागों में जाता है और हार्मोन रक्त के द्वारा इसका स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान शरीर के विभिन्न भागों में। और क्रिया के पश्चात हार्मोन नष्ट हो जाएगा, लेकिन तंत्रिका तंत्र में क्रिया के पश्चात भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इसमें 3-4 पॉइंट अंतर उसको आप जानेंगे निश्चित रूप से। अब आइए तंत्रिका तंत्र के
अवयव यहाँ पर हम बात पढ़ेंगे। अब यहाँ इसको मिटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। ये दो तीन पॉइंट हमने बता दिया, इसको ध्यान में रखोगे। तंत्रिका तंत्र के अवयव, तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम है के अवयव, किसी तंत्र का निर्माण। शुरू में पढ़े हो 9वीं क्लास में बताया था कि सजीव के शरीर की इकाई कोशिका है। यहाँ जंतु की बात हम करेंगे, तंत्रिका तंत्र जंतु में होता है, इसलिए सजीव शब्द नहीं, जंतुओं के शरीर की बात करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में हमेशा। हार्मोन तो पौधा और जंतु दोनों में होता है, लेकिन तंत्रिका तंत्र केवल एनिमल में ही होता है, प्लांट में नहीं होता। तो सजीव जब कहेंगे तो पौधा और जंतु दोनों की बात आएगी। तो जंतुओं में अब यहाँ पर जंतुओं में तंत्रिका तंत्र के अवयव, तो शुरुआत हमारी होगी कोशिका से। तंत्रिका कोशिका जिसका नाम है न्यूरॉन, तो उसको हम कहेंगे तंत्रिका कोशिका। पहली चीज तंत्रिका कोशिका, ये अवयव पहला अवयव होगा तंत्रिका कोशिका। नर्व सेल इसको कहेंगे या न्यूरॉन, नर्व सेल या न्यूरॉन। दूसरा होगा न्यूरोग्लिया, ये सपोर्टिंग कोशिकाएं होती हैं। न्यूरोग्लिया ये कोशिकाएं होती हैं। और तीसरा होती है तंत्रिका। तीनों लाइन से हम पढ़ेंगे, तीनों की बात हम करेंगे। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका से बनता है तंत्रिका ऊतक, कोशिका से ऊतक का निर्माण होगा, और तंत्रिका ऊतक मिलकर के पूरे तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो तंत्रिका तंत्र के अवयव हुए कंपोनेंट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र के अवयव पहला होगा तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, दूसरा होगा न्यूरोग्लिया, और तीसरा होगा तंत्रिका या नर्व। ये तीन अवयव हम पढ़ेंगे लाइन से, तीनों अवयवों की बात करेंगे। तीन अवयव पहले ध्यान में रखिए। अब देखिए तंत्रिका कोशिका, ये तंत्रिका कोशिका है। देखिए तंत्रिका कोशिका, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को बनाना सबको जरूरी है, खूब बढ़िया से इसको ड्रा कर जाओगे। समय बचाने के लिए हमने यहाँ थोड़ा सा ड्रा कर दिया, क्योंकि कम समय में ही इसको तैयार करना है, नहीं तो बहुत सा समय डायग्राम में लग जाएगा, तो 15-20 मिनट इसी में लग जाएगा। अब यहाँ देखो, नर्वस सिस्टम की इकाई है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। यह हम लोगों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसकी रचना 3 भागों से हम यहाँ देखेंगे। मुख्य इसके 3 भागों की रचना। पहला होगा साइटॉन या कोशिका काय। कोशिका काय, काय माने शरीर होता है, काय माने शरीर, CYTON साइटॉन। और सेल बॉडी, सेल की बॉडी है, बॉडी माने शरीर। दूसरा है एक्सॉन, तीसरा है डेंड्रॉन एवं डेंड्राइट, डेंड्राइट्स, 3 है। सेल बॉडी देखो, ये जो विभिन्न आकार का ऐसे बनाया गया है, ये पूरा साइटॉन है, ये साइटॉन है। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का प्रमुख भाग जो गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजाकार, तारे के आकार का, विभिन्न आकार का होता है, वो साइटॉन है, सेल बॉडी। साइटॉन क्योंकि तंत्रिका कोशिका है ना, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली होगी, तो इसके बाहर भी पतली कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा है। न्यूरॉन के अंदर, साइटॉन के अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। उस कोशिका द्रव्य में मध्य में केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका, केंद्रक जाल, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक झिल्ली, 4 चीजें पाई जाती है केंद्रक में, चारों चीजें इसमें होती हैं। इसके कोशिका द्रव्य के अंदर, पूरा कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया, छट गया है कि गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी है, ये गोल्गी बॉडी है, गोल्गी बॉडी, निशल के कण, निशेल्स कण, छोटे छोटे प्रोटीन निर्माण के लिए उसमें कण होते हैं, निशल्स कण, आयनिक भरे हुए प्रोटीन निर्माण के लिए निशल्स कण होते हैं। और पतला पतला धागा जैसी ऐसी रचना होती है, जिसको हम न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। कई नाम इसमें लिखा नहीं गया है जगह के अभाव में, न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। यह न्यूरॉन का सबसे प्रमुख भाग है। जंतु कोशिका का एक प्रमुख भाग जो सेंट्रोसोम है, इसमें नहीं पाया जाता है, इसलिए न्यूरॉन का विभाजन नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखें, न्यूरॉन का विभाजन नहीं हुआ क्योंकि सेंट्रोसोम नहीं होता। यह न्यूरॉन के साइटॉन का काम यहाँ जानेंगे संक्षेप में। यह न्यूरॉन के पोषण,
मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय की क्रिया में सहायता करता है और एक्सॉन तथा डेंड्रान को धारण भी करता है। एक्सॉन और डेंड्रान को धारण करता है। अब साइटोन के बाद आता है दूसरा एक्सॉन। साइटोन से निकला हुआ एक समान व्यास वाला, मोटा पतला नहीं हुआ, समान व्यास वाला प्रवर्ध, चालक प्रवर्ध कहेंगे, चालक भी होता है। दो प्रवर्ध निकले, जो बाहर रचनाएं साइटोन से निकले उनको हम कहेंगे प्रवर्ध। तो एक निकला रहता है, एक न्यूरॉन के साइटोन से निकला हुआ एक लंबा मोटा चालक समान व्यास वाला चालक प्रवर्ध एक्सॉन कहलाता है। एक्सॉन साइटोन के जिस भाग से निकलता है वहाँ थोड़ा फूला हुआ रहता है यहाँ पर, जिसको एक्सॉन हीलक कहते हैं। यहाँ हमने लिख दिया एक्सॉन हीलक कहते हैं। एक्सॉन झिल्लियों से घिरा हुआ है। इसके बाहर की तरफ पतली झिल्ली होती है जिसे न्यूरोलेमा कहते हैं, न्यूरोलेमा, और उसके भीतर वसीय मोटी झिल्ली होती है जिसको कलर कर दिया गया है, उसको माइलिन शीथ कहते हैं। न्यूरोलेमा और माइलिन शीथ नामक झिल्लियों से घिरे रहने पर इसको हम तंत्रिका तंतु कहते हैं, नर्व फाइबर। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानना है, तंत्रिका तंतु से ही तंत्रिका बनती है, इसलिए तंत्रिका तंतु नर्व फाइबर की बात करेंगे। तंत्रिका तंतु क्या है? न्यूरॉन का एक्सॉन प्रवर्ध झिल्लियों द्वारा घिरा रहता है, माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा, इन झिल्लियों को घिरे हुए एक्सॉन को हम तंत्रिका तंतु कहते हैं। अब यहाँ चूंकि एक्सॉन के ऊपर एक सटी हुई झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं एक्सोलेमा, और इसके अंदर भरे हुए द्रव को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। जैसे साइटोन के अंदर, जैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोन का जो कोशिका था उसको न्यूरोप्लाज्म, ऐसा प्लाज्म कहते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म ही है, जीव द्रव्य का अलग अलग नाम उसका दे दिया गया, एक्सोप्लाज्म एक्सॉन के अंदर बना। एक्सॉन के ऊपर एक पतली झिल्ली चढ़ी रहती है जिसको एक्सोलेमा कहते हैं। एक्सोलेमा के ऊपर माइलिन शीथ मोटी पाई जाती है, माइलिन शीथ के ऊपर न्यूरोलेमा पाई जाती है। तो दो झिल्लियाँ हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है, किसी किसी एक्सॉन के बाहर न्यूरोलेमा होती है, माइलिन शीथ नहीं होती। तो दो तरह के तंत्रिका तंतु बनेंगे, नर्व फाइबर बनेंगे। अगर माइलिन शीथ है तो न्यूरोलेमा तो सभी एक्सॉन के बाहर है, सभी एक्सॉन के बाहर न्यूरोलेमा रहेगी, कन्फर्म है। माइलिन शीथ रह भी सकती है और माइलिन शीथ नहीं भी रह सकती है। अगर माइलिन शीथ है तो माइलिन युक्त नर्व फाइबर को कहेंगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, और माइलिन शीथ नहीं है तो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। अच्छा, माइलिन शीथ को मेडुलरी शीथ भी कहते हैं, ऐसा भी नाम है, मेडुलेटेड नर्व फाइबर, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, या माइलिनेटेड माइलिन युक्त नर्व तंत्रिका तंतु, माइलिन विहीन तंत्रिका तंतु। अच्छा, माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा के बीच में कहीं कहीं उभरी हुई कोशिकाएं होती हैं, जिनको स्वान कोशिकाएं कहते हैं। स्वान से देखो हमने लिखा ये, कभी इस साइड में, कभी देखो इस साइड में, इधर। अब एक तरफ ही रहेगी, एक तरफ उभरा हुआ रहता है, जैसे इधर उभरा हुआ है तो इधर नहीं, इधर नहीं है, देख रहे हो ना। अब इधर उभरा रहेगा तो इधर नहीं है। ये माइलिन शीथ और न्यूरोलेमा, अब यहाँ पर हम चाहें तो किसी किसी स्थान पर अनुपस्थित रहते हैं। देखो यहाँ पर हमने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया है, ये अनुपस्थित है। कौन? माइलिन शीथ। ये एक्सॉन तो पूरा रहेगा, एक्सॉन तो पूरा ऐसे रहेगा। माइलिन शीथ किसी किसी स्थान पर अनुपस्थित रहती है। हमने बताया कि माइलिन शीथ रह भी सकती, नहीं भी रह सकती, और संकुचित हो जाती है। इस स्थान को और इस स्थान को, दोनों को नोड ऑफ रेनियर, रेनियर की गांठ या रेनियर के पर्व कहते हैं। एक्सॉन का अंतिम सिरा शाखाओं में बढ़कर दूसरे न्यूरॉन के साथ क्रियात्मक संबंध बनाता है। उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स की एक लाइन परिभाषा होती है, सिनेप्स वह संगम स्थान जहाँ एक न्यूरॉन समाप्त होता है और दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है। सिनेप्स इज दैट जंक्शनल प्लेस वेयर वन न्यूरॉन एंड एंड अदर बिगिन। या आप कह सकते हो दो न्यूरॉन के बीच के क्रियात्मक संबंध को सिनेप्स कहते हैं। रचनात्मक नहीं, रचना मिली नहीं रहती है, दोनों के बीच में खाली स्थान होता है। यहाँ से इस यहाँ घुंडी वाली रचना देख लो, सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब या बटन, बटन जैसी रचना है इसलिए इसको बटन सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। इससे एक रस निकलता है, न्यूरो ह्यूमर या ये
तंत्रिकी ट्रांसमिशन न्यूरो ट्रांसमीटर का कार्य करता है, ट्रांसमिट करता है संवेदनाओं को, इसलिए इसको न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन के नाम से जाना जाता है। तो एक्सॉन झिल्लियों से गिरा है तो बढ़ गया तंत्रिका तंतु, और यही आगे पढ़ाएंगे। तंत्रिका तंतु जब विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक से गिरते हैं तो उसको हम नर्व या तंत्रिका कहते हैं। एक्सॉन का कार्य क्या है? साइटोन से ग्रहण की गई संवेदनाओं को ग्रहण करके दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने का कार्य करना, और तंत्रिकाओं की रचना में भी भाग लेना, क्योंकि झिल्लियों से घिरा हुआ एक्सॉन तंत्रिका तंतु बनाता है और तंत्रिका तंतु ही तंत्रिकाओं का निर्माण करता है। क्योंकि हमें 2-3 लाइन में मैं आगे बढ़ाऊंगा कि न्यूरॉन, नर्व फाइबर, तंत्रिका तंतु और तंत्रिका में क्या रिलेशन है, न्यूरॉन और नर्व में क्या रिलेशन है, इस तरह की बात जानेंगे। इसके बाद है डेंड्रॉन। साइटोन से निकला हुआ एक या अनेक, एक भी रह सकता है, जैसे यूनिपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक ध्रुवीय न्यूरॉन, द्विध्रुवीय न्यूरॉन, बहुध्रुवीय न्यूरॉन। यानी ये प्रवर्त जो निकले उसके आधार पर एक ध्रुवीय, केवल एक साइटोन जो रहेगा उससे एक एक्सॉन निकला रहेगा, एक्सॉन एक ही रहेगा, एक ध्रुवीय होगा, वो यूनिपोलर। बाईपोलर, एक एक्सॉन से एक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन निकला रहेगा, तो एक्सॉन एक ही है, तो बाई माने दो ध्रुव हो गया। ये हम लोग की आँख के रेटिना जो होता है उसमें द्विध्रुवीय न्यूरॉन पाए जाते हैं। बहुध्रुवीय, ये बहुध्रुवीय है, ये कौन सा? बहुध्रुवीय न्यूरॉन, एक साइटोन से अनेक डेंड्रॉन और एक एक्सॉन का। एक्सॉन हमेशा एक ही रहेगा, एक्सॉन दो नहीं हो सकता। हाँ, डेंड्रॉन एक भी रहेंगे बाईपोलर में, और मल्टीपोलर में बहुत से डेंड्रॉन रहेंगे। तो एक साइटोन से निकला हुआ एक या अनेक अपेक्षाकृत छोटा, किसकी अपेक्षा? एक्सॉन की अपेक्षाकृत छोटा संवेदी प्रवर्त, ये संवेदी होता है, संवेदी प्रवर्त डेंड्रॉन कहलाता है। डेंड्रॉन आगे चल करके सूते जैसी, धागे जैसी अनेक शाखाओं में बटा हुआ रहता है, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन से संवेदनाओं को ग्रहण करके डेंड्रॉन के माध्यम से एक्सॉन में ले आने का कार्य करता है। इस तरह संक्षेप में एक रचना हो गई न्यूरॉन नर्व कोशिका, जिसको नर्व सेल कहते हैं, इसकी रचना हो गई। अब हम जाने की अवयव पढ़ रहे हैं। पहला अवयव हमने बताया किसका अवयव? तंत्रिका तंत्र के अवयव। दूसरा न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन के अंदर, तंत्रिका तंत्र के अंदर, तंत्रिका तंत्र के अंदर न्यूरॉन के अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार की सहारा देने वाली सपोर्टिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। न्यूरोग्लिया, अगर न्यूरॉन नष्ट हो जाता है किसी कारणवश, तो उसका स्थान न्यूरोग्लिया, वही काम जो न्यूरॉन कर रहा है वही काम सपोर्ट करके, सहारा दे करके न्यूरोग्लिया पूरा कार्य करने लगती है। अब इसके बाद जो तीसरा अवयव हमने बताया है तंत्रिका, तंत्रिका या नर्व। देखो नर्व एक है और तंत्रिका तंत्र दूसरी चीज है। तंत्रिका तंत्र यहाँ हम कह रहे थे, तो तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की बात कर रहे थे। पूरा चैप्टर में हम वहाँ जो हेडिंग दी है, ये नर्वस सिस्टम, ये वाला नर्वस सिस्टम, तो इसकी परिभाषा थोड़ा सा जानिए। तंत्रिका तंत्र किसे कहेंगे? जंतुओं के शरीर में बाहरी एवं भीतरी वातावरण से प्राप्त उद्दीपनों की संवेदनाओं के फलस्वरूप प्रेरण प्रदर्शन, जिसको प्रतिचार कहते हैं या अनुक्रिया कहते हैं, प्रेरण प्रदर्शन, शरीर रक्षा एवं विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। जंतुओं के शरीर में बाहरी एवं भीतरी उद्दीपनों की संवेदनाओं की फलस्वरूप प्रेरण प्रदर्शन, शरीर रक्षा एवं विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए जो तंत्र पाया जाता है उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। यह जंतु शरीर में स्थित हुआ तंत्र, जिसके द्वारा वातावरण के परिवर्तनों का अनुभव हो, शरीर की सुरक्षा हो, विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित किया जाए, उसे भी हम तंत्रिका तंत्र, कई तरह से परिभाषा आप दे सकते हो। तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका क्या है? प्रश्न है तंत्रिका। इस पर मैं बता रहा था अभी कि एक सांप झिल्लियों से घिरा रहता है, तो उसको हम कहते हैं तंत्रिका तंतु, तंत्रिका तंतु। और वह तंत्रिका तंतु विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक की परतों से जब घिर जाता है तो उसे तंत्रिका कहते हैं। तो बस एक लाइन की परिभाषा है, विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक की परतों से घिरे हुए तंत्रिका तंतुओं को ही तंत्रिका कहते हैं। अब यहाँ पर दो तरह से तंत्रिकाओं का प्रकार, एक तो साधारण में सुन लो एक लाइन
कि उत्पत्ति के आधार पर तंत्रिकाएं दो तरह की होंगी। एक होगी क्रेनियल नर्व और दूसरी होगी स्पाइनल नर्व। वह तंत्रिका जो मस्तिष्क से निकलती है, उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व या कपाल तंत्रिकाएं। और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कार्ड से निकलती है उसको स्पाइनल नर्व कहते हैं, या मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं हम लोगों में 12 जोड़े, माने क्रेनियल नर्व हम लोग 12 जोड़े होते हैं और स्पाइनल नर्व 31 जोड़े होती है। 62 31 जोड़े 12 जोड़े 24 जोड़े में कहते हैं, 12 जोड़ा 31 जोड़ा। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ेंगे कार्य के आधार पर तंत्रिकाओं का प्रकार। कार्य के आधार पर तंत्रिकाओं का प्रकार। तंत्रिका का प्रकार, टाइप्स ऑफ नर्व अकॉर्डिंग टू फंक्शन। कार्य के आधार पर तंत्रिकाएं 3 तरह की होती हैं, संवेदी या एफरेंट तंत्रिका नर्व, दूसरा चालक या इफरेंट तंत्रिका, सेंसरी, इसको सेंसरी कहेंगे, सेंसरी या ऑफरेंट। अब इसकी बात हम बता रहे हैं। चालक माने मोटर या इफरेंट। और तीसरी होती है मिश्रित तंत्रिका। मिश्र नर्व इसको कहेंगे। परिभाषा और सबके उदाहरण, परिभाषा और उदाहरण जानना बहुत जरूरी है। संवेदी शब्द है वह तंत्रिका जो संवेदी अंगों से या ज्ञानेंद्रियों से कहें, संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाए, उसको हम कहेंगे संवेदी तंत्रिका। और वह तंत्रिका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अब यहाँ चल रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आदेश को या आवेग को या प्रतिचार को, रिस्पॉन्स को प्रभावी अंग तक ले जाए, उसको चालक तंत्रिका कहेंगे। और वह तंत्रिका जो संवेदी और चालक दोनों की तरह कार्य करे, उसको मिश्रित तंत्रिका कहेंगे। अब उदाहरण देखिएगा यहाँ, संवेदी सेंसरी, और देखो इसका नाम है अफरेंट। अफरेंट का मतलब अंतर्मुखी। वह तंत्रिका जो संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में ले जाएगी, तो ये बाहर से अंदर ले आ रही है ना, इसको अंतर्मुखी कहते हैं। अफरेंट का मतलब अफरेंट अंतर्मुखी, इफरेंट बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी तंत्रिका कहते हैं अफरेंट। जैसे नेफ्रॉन में पढ़ा होगा अफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। जो वोमेन्स कैप्सूल होता है ना, तो जो धमनिकाएं वोमेन्स कैप्सूल में बाहर से अंदर आते हैं उसको अफरेंट कहते हैं, और जो वोमेन्स कैप्सूल बाहर निकलते हैं उसको इफरेंट कहते हैं। ठीक उसी तरह से अंतर्मुखी बहिर्मुखी। तो यहाँ जैसे ऑप्टिक नर्व दृष्टि तंत्रिका, ऑडिटरी नर्व जो कान से जुड़ी है उसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व जो नाक से जुड़ी है घ्राण तंत्रिका, ये श्रवण तंत्रिका जो कान से जुड़ी, ये सब संवेदी है। लेकिन चालक तंत्रिका ऑक्यूलोमोटर एक तंत्रिका होती है, वो चालक तंत्रिका होती है ऑक्यूलोमोटर। और मिश्रित तंत्रिका जो दोनों तरह से काम करते हैं, वेगस जो 10वीं नंबर 12 जोड़े में, 12 जोड़े में कुछ संवेदी हैं, कुछ चालक हैं, कुछ मिश्रित हैं। तो वेगस जो 10वीं नंबर की सबसे बड़ी तंत्रिका में उसका नाम आता है वेगस, वो मिश्रित तंत्रिका होती है, मिश्रण होती है। ये तंत्रिका कार्य के आधार पर 3 प्रकार की होगी। थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहिए, इनकी विशेषताएं, माने संवेदी और चालक की विशेषता। संवेदी तंत्रिका या संवेदी अंग से संवेदना को ले आ रही है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, माने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। इसके डेंड्राइट जो है संवेदी अंगों में फैले रहते हैं और एक शान की शाखाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में रहती हैं। अच्छा, अब दूसरी है चालक तंत्रिका। इसके जो डेंड्राइट हैं वो एक्सान केंद्रीय शाखा और डेंड्राइट, इसके डेंड्राइट कहाँ हैं? प्रभावी अंग में चले जाएंगे, प्रभावी अंग इफेक्टर में चले जाएंगे। इफेक्टर से जुड़ी है मोटर इफेक्टर से जुड़ी है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, वहाँ से संवेदना को, तो सेंसरी क्या कर रही है? ग्राही अंग से संवेदना को कहाँ ले आ रही है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। और चालक क्या कर रही है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आदेश या आवेश या उसको हम कह सकते हैं प्रतिचार रिस्पांस को प्रभावी अंग तक ले जा रही है। इस प्रकार
संक्षेप में यहाँ न्यूरॉन का भी थोड़ा सा प्रकार जानोगे। यहाँ अभी न्यूरॉन पढ़ा रहे थे ना, तो न्यूरॉन के प्रकार, कार्य के आधार पर न्यूरॉन के प्रकार, न्यूरॉन के प्रकार, ये कार्य के आधार पर बता रहे हैं। कार्य के आधार पर न्यूरॉन का प्रकार ये भी होगा संवेदी न्यूरॉन। देखो संवेदी न्यूरॉन आ गया यहाँ पर, क्योंकि न्यूरॉन से नर्व बनेगी, ध्यान में रखोगे। चालक न्यूरॉन, चालक न्यूरॉन और संयोजक न्यूरॉन। तीसरा होगा, मिश्रित नहीं होगा, संयोजक, इंटरकनेक्टिव करते हैं, संयोजक न्यूरॉन। कोई या इसको ऑपरेंट न्यूरॉन कहते हैं। ऑपरेंट वही नर्व जिसे है ना, न्यूरॉन इसी से बनेगी, ऑपरेंट न्यूरॉन। अभी बता रहे हैं एक पॉइंट बहुत बढ़िया। और या इफरेंट न्यूरॉन या संयोजक न्यूरॉन। संयोजक न्यूरॉन इसको एडजस्ट कहते हैं या एसोसिएशनल इंग्लिश में कहेंगे, एसोसिएशनल। वो तो अंग्रेजी वही हो जाएगी, सेंसरी मोटर जो वहाँ लिखा हुआ है, एसोसिएशनल या एडजस्टर इसको हम कहते हैं, या एडजस्ट करता है ना, एडजस्टर न्यूरॉन, एडजस्टर न्यूरॉन। देखो मतलब वही हुआ, वह न्यूरॉन जो संवेदी अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ले जाता है, वह तो संवेदी तंत्रिका जो है संवेदी न्यूरॉन से बनती है। यहाँ एक बात पॉइंट जानोगे, संवेदी तंत्रिका किससे बनती है? संवेदी न्यूरॉन से बनती है। और चालक तंत्रिका किससे बनती है? चालक न्यूरॉन से बनती है। न्यूरॉन से ही, हमने बताया न्यूरॉन से ही नर्व का निर्माण होता है। ये जो संबंध अभी हम आगे बताएंगे। और संयोजक जो दोनों के बीच में संबंध स्थापित करें, इनके दोनों सिरे पर सिनेप्स बनता है संयोजक न्यूरॉन के, एडजस्ट न्यूरॉन। मैंने संवेदी तंत्रिका जो संवेदना को लाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, संवेदी न्यूरॉन जो लाता है ना, संवेदी न्यूरॉन, तो एडजस्टर के सिरे पे एक सिनेप्स बनाएंगे। जब प्रतिवर्ती की आगे बढ़ाएंगे तो फिर बताएंगे डायग्राम के द्वारा। और उसको देता है दूसरे सिरे पर चालक न्यूरॉन का सिनेप्स बनता है, दो सिरे पर इसके सिनेप्स रहता है। दोनों एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर होते हैं। ये पृष्ठ मूल में होते हैं, ये अधर मूल में होते हैं। इस प्रकार हम लोग यहाँ पर इसको खत्म कर, फिर आगे थोड़ा सा इसमें ये चैप्टर अभी बड़ा है, इसी को आगे हम पढ़ाएंगे अभी।